नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज़ एनालिसिस 21 मार्च 2022। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस। न्यू हेल्थ लॉ ड्राफ्ट 4 टियर सिस्टम क्लियरली डिफाइंड पावर्स। देखिए, एक नया हेल्थ लॉ आने वाला है जो ड्राफ्ट हो चुका है, जिसमें 4 टियर सिस्टम होगा। हेल्थ अथॉरिटीज़ के पावर्स क्या है वो सब क्लियरली डिफाइंड होगा, तो उसके बारे में देखेंगे क्या क्या ड्राफ्ट में है। फिर नरसिंगपेटे नागेश्वरम बैग्स GI टैग। नागेश्वरम एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो साउथ इंडियन स्टेट्स में यूज़ करते हैं। तो नरसिंगपेटे करके एक जगह में हैंडमेड नागेश्वरम बनता है, उसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, तो उसके बारे में देखेंगे। फिर देखिए, हमारे देश में ड्रग्स का बेसिकली मेडिसिन का प्राइस जो है शायद बढ़ने वाला है, तो इधर एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी का रोल क्या है इन फिक्सिंग ड्रग प्राइसेस, उसके बारे में देखेंगे। फिर सहारा डेजर्ट से एक डस्ट स्टॉर्म ओरिजिनेट हुआ है जो यूरोपियन कंट्रीज को इंपैक्ट कर रहा है, उसके बारे में देखेंगे। फिर देखिए, आर्कटिक में इंडिया का एक रिसर्च स्टेशन है, आप सबको पता होगा, हिमाद्री। हिमाद्री में इंडियंस जो है 6 महीने के लिए रहते हैं साल में, 180 डेज के लिए, तो उसे परमानेंट मतलब साल भर में उधर लोगों को डिप्लॉय करना चाहता है इंडिया, तो उस बारे में भी हम देखेंगे। तो टोटल 5 न्यूज़ है आज इंपॉर्टेंट। आज मंडे है, संडे को छुट्टी रहते हैं ऑफिसर्स का, इसलिए न्यूज़ थोड़ा कम है। तो इन 5 न्यूज़ को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले वर्ड ऑफ द डे, बेलीगर्ड। बेलीगर्ड का मतलब है इन ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, परेशान होना। और एक मतलब ये निकल के आता है सराउंडेड बाई आर्म फोर्सेस एमिंग टू कैप्चर इट और फोर्स सरेंडर। देखिए, जब आर्म फोर्सेस एक रूलर को सराउंड करते हैं, जैसे कि मिलिट्री कूप वगैरह होता है ना, तब वो परेशान हो जाता है ना, उसे बेलीगर्ड बोलते हैं, मतलब एकदम डिफिकल्ट सिचुएशन में पहुंचना। एक सेंटेंस देखिए, आज का द हिंदू न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज में एक न्यूज़ है, बेलीगेट इमरान पैट्स इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान में आजकल क्या हो रहा है इसके बारे में कल हमने डिस्कस किया था। देखिए, इमरान खान के अगेंस्ट करीब 24 लेजिस्लेचर्स खड़ा हुआ है, ऊपर से पाकिस्तान आर्मी भी इमरान खान के अगेंस्ट आया है, तो इमरान खान हो गया परेशान। तो कल इमरान खान की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो सही है, पाकिस्तान का बिल्कुल सही नहीं है। इसका मतलब यही हुआ ना। तो बेसिकली इमरान खान इधर परेशान है, बेलीगर्ड है, इसलिए वो इंडिया की तारीफ कर रहे हैं। सबसे पहला न्यूज, न्यू हेल्थ लॉ ड्राफ्ट 4 टियर सिस्टम क्लियरली डिफाइंड पावर्स। देखिए, एक न्यू नेशनल पब्लिक हेल्थ लॉ आने वाला है, उसका ड्राफ्ट ऑलरेडी अंडर प्रिपरेशन है बाय वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ये जो नया नेशनल पब्लिक हेल्थ लॉ होगा, इसमें 4 टियर हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, एक बार ड्राफ्ट रेडी होने के बाद ये पब्लिक डोमेन में रख दिया जाएगा फॉर कंसल्टेशन। बेसिकली पब्लिक जो है अपना सजेशंस, रिकमेंडेशंस वगैरह दे सकते हैं, अगर कुछ चेंजेस चाहिए तो, या कुछ चीज़ें इंक्लूड करना है तो हम अपना सजेशन दे सकते हैं। इसके बाद ये यूनियन कैबिनेट के अप्रूवल के लिए जाएगा और अगला सेशन ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज मानसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट में ये बिल इज एक्सपेक्टेड टू बी इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब देखिए, द प्रपोज्ड नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्ट हैज बीन इन वर्क सिंस 2017। 2017 से एक नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्ट बनाने के लिए काम चल रहा है। एक बार ये एनैक्ट हो जाएगा ना, ये 125 ईयर ओल्ड एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट 1897 को रिप्लेस करेगा। तो देखिए, अब तक हमारे देश में 125 साल पुराना एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट 1897 चल रहा था। अब ये जो नया पब्लिक हेल्थ लॉ आने वाला है, इसमें वेरियस पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज कवर होगा, लाइक बायो टेररिज्म मतलब टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए टेररिस्ट जो है इन्फेक्शियस एजेंट्स या फिर हार्मफुल बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल सब्सटेंसेस वगैरह यूज करते हैं ना, उसे बायो टेररिज्म बोलते हैं। तो इसमें बायो टेररिज्म कवर होगा, नेचुरल डिजास्टर्स, केमिकल एंड न्यूक्लियर अटैक्स, एक्सीडेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखिए, मैंने आपको बोला 4 टियर हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर होगा। ये कैसा है? 4 टियर मतलब नेशनल लेवल में, स्टेट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में एंड ब्लॉक लेवल में। ठीक है, मतलब पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज होगा जो एक एक लेवल में अपना काम करेंगे और उनके पास वेल डिफाइंड पावर्स एंड फंक्शंस होगा पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज को डील करने के लिए। समझ गए आप? नेशनल लेवल में जो अथॉरिटी, उनको नेशनल लेवल का पावर होगा। फिर स्टेट लेवल में, हर स्टेट लेवल में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज को मॉनिटर करने के लिए पावर होगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल में कलेक्टर्स के पास होगा। फिर ब्लॉक लेवल में जो ब्लॉक सेक्रेटरी या फिर ब्लॉक पंचायत प्रेसिडेंट्स वगैरह, उनके पास पावर होगा। ठीक है,
While the National Public Health Authority is proposed to be headed by the Union Health Ministry, State Public Health Authority will be chaired by the Health Minister of States. Obvious ही बात है दोस्तों, हेल्थ से रिलेटेड है, तो नेशनल अथॉरिटी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर चेयर करेंगे, स्टेट अथॉरिटी जो है स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर्स जो है वो करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होगा। ब्लॉक लेवल में कौन हेड करेगा? ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स और मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स। देखिए मैंने आपको पहले गलत बोला, मैंने बोला ब्लॉक सेक्रेटरी या ब्लॉक पंचायत प्रेसिडेंट, ऐसा नहीं है। ब्लॉक लेवल में इस अथॉरिटी को हेड करेंगे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स और मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स, ठीक है। अब देखिए, these authorities will have powers to take measures for the prevention of non-communicable diseases and emerging infectious diseases। देखिए जब भी कोई नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आते हैं या फिर इन्फेक्शियस डिजीजेस का प्रॉब्लम्स आते हैं ना, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो कुछ भी करना चाहिए वो सब पावर्स इनके पास रहेगा, ठीक है। एंड ऑब्वियस ही बात है, ये जो प्रपोज लॉ है इसमें अपडेटेड साइंटिफिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजंस होगा सर्वेलेंस करने के लिए, डिसीजेस नोटिफाई करने के लिए, ठीक है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज के बारे में लोगों को बताने के लिए, डिसास्टर्स, बायो टेररिज्म एक्सेट्रा। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है इसमें मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अपडेटेड साइंटिफिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजंस होगा अपना इंप्लीमेंटेशन के लिए बेसिकली, ठीक है। द एक्सिस्टिंग एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट लैक्स प्रोविजन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ए पैंडेमिक लाइक कोविड। देखिए कोविड एकदम नया है, किसी को पता नहीं था ऐसे एक पैंडेमिक आने वाला है, तो हमारा जो पहले जितने एक्ट था ना उसमें ये कोविड जैसा एक पैंडेमिक को कैसे हैंडल करना है इसके बारे में कोई प्रोविजंस नहीं था। अब तक गवर्नमेंट कोविड को मैनेज करने के लिए 125 साल पुराना एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट, 2005 का डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ये सब के ऊपर रिले हो रहा था। वैसे कोविड-19 को ऐसे डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट में इंक्लूड किया था, ये बात आपको पता होगा। और देखिए प्रपोज लॉ ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर क्रिएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ कैडर। देखिए अलग अलग कैडर भी होगा नेशनल एंड स्टेट लेवल्स में जो हेल्थ से रिलेटेड होगा। तो बहुत नई चीजें आ रहा है ये जो नेशनल पब्लिक हेल्थ लॉ जो आने वाला है। अब देखिए ड्राफ्ट बिल में आइसोलेशन, क्वारंटाइन, लॉकडाउन, ये सब टर्म्स का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है ये भी दिया हुआ है, ठीक है। लॉकडाउन का मतलब क्या दिया है? देखिए रिस्ट्रिक्शन विद सर्टेन कंडीशंस और कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑफ रनिंग एनी फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखिए रिस्ट्रिक्शंस होगा, किसी भी तरह का ट्रांसपोर्ट यूज करने का अनुमति नहीं होगा, ये हो गया लॉकडाउन, ठीक है। चाहे वो रोड्स में हो या इनलैंड वाटर में हो, बिल्कुल आपको घर में रहना है। Definition of a lockdown covers restriction on the movement of gathering of person। मूवमेंट और गैदरिंग ऑफ पर्सन्स भी हो नहीं सकता, चाहे वो पब्लिक में हो या प्राइवेट में हो। इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रोहिबिटिंग और रिस्ट्रिक्टिंग द वर्किंग ऑफ फैक्ट्रीज। देखिए फैक्ट्रीज, प्लांट्स, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑफिसेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये सब भी बंद रहेगा बेसिकली किसमें? लॉकडाउन में, ठीक है। तो लॉकडाउन का देखिए ये सब किस लिए इंक्लूड कर रहा है? अब कोविड आया 2019 में, तब लॉकडाउन, क्वारंटाइन, आइसोलेशन ये सब शब्द हमें देखने को मिला, ठीक है। तो ये सब का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है किसी को मालूम नहीं था, बस बता दिया लॉकडाउन है, आपको बाहर नहीं निकलना है। अब ये जो नया लॉ आने वाला है ये सबको क्लियरली डिफाइन करे ताकि किसी को भी कोई डाउट ना हो। तो क्लियरली लिख दिया ना, लॉकडाउन मतलब देखिए आप बाहर नहीं जा सकते, आप किसी भी तरह का ट्रांसपोर्ट यूज नहीं कर सकते, आप गैदर नहीं हो सकते, आप किसी भी फैक्ट्रीज, प्लांट्स, माइनिंग, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वो सब ओपन नहीं कर सकते, तो सब कुछ बंद रहेगा लॉकडाउन में, ठीक है। द ड्राफ्ट लेज डाउन सेवरल सिचुएशन इन विच पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। देखिए कब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है इसके बारे में भी लिखा है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। लाइक बायो टेररिज्म, किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट या बायोलॉजिकल टॉक्सिन का प्रेजेंस आना, नेचुरल डिसास्टर, कोई केमिकल अटैक, एक्सीडेंटल रिलीज ऑफ केमिकल्स, ये सब होने से, और एक है न्यूक्लियर अटैक और एक्सीडेंट, ये सब होने से पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी अथॉरिटी जो है डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। तो अब ये ड्राफ्ट के बारे में डिस्कशन हुआ है, अब जैसे ये मानसून सेशन में डिस्कस होगा तो और हमें पता चल जाएगा क्या क्या एक्चुअल प्रोविजंस है, तब हम इसे और होलिस्टिकली डिस्कस करेंगे, ठीक है। पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 हेल्थ में ये न्यूज आपको काम आएगा। अगला न्यूज है इंडिया होप्स फॉर परमानेंट प्रेजेंस इन आर्टिक। सबसे पहले आप आर्टिक रीजन कौन सा है देखिए, इस एरिया को आर्टिक सर्कल भी बोलते हैं जो आर्टिक ओशन को सराउंड करते हैं। टोटल 8 कंट्रीज आता है आर्टिक सर्कल में, रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, डेनमार्क, कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब देखिए डेनमार्क का एक्चुअल लोकेशन इधर कहीं आता है, ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क का पार्ट है, इसलिए डेनमार्क इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ आर्टिक सर्कल। दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक्चुअल लोकेशन कनाडा का सथेन साइड में आता है, फिर भी कनाडा के ऊपर जो अलास्का है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पार्ट है। ऐसे पार्ट्स को एक्सक्लेव बोलते हैं, मतलब देखिए ऐसा जगह जो एक कंट्री का पार्ट रहेगा पर कंट्री से ज्योग्राफिकली कनेक्टेड नहीं रहेगा, ऐसे जगहों को एक्सक्लेव बोलते हैं।
जब एक कंट्री के अंदर दूसरा कंट्री आता है तब क्या बोलते हैं एनक्लेव बोलते हैं। जैसे कि इटली के अंदर वतिकान है, वतिकान दूसरा कंट्री है ना, पर वतिकान जो है पूरा इटली के अंदर आता है, तो ऐसे जगहों को आप एनक्लेव बोल सकते हो। और जब बाहर आता है, जैसे अलास्का यूएसए का पार्ट है, इसे एक्सक्लेव बोलते हैं, ठीक है, एक्सक्लेव कंट्रीज, सॉरी एक्सक्लेव रीजन। अब देखिए ये जो 8 कंट्रीज है ना, ये मिलकर एक काउंसिल बनाया है, वो है आर्कटिक काउंसिल। तो आर्कटिक काउंसिल में कौन कौन से कंट्रीज है? कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, रशिया, स्वीडन एंड यूनाइटेड स्टेट्स। वैसे ये जो आर्कटिक रीजन है, इधर अबाउट 4 मिलियन पॉपुलेशन है, 1/10 जो है इंडिजिनस ट्राइब्स है। इंडिया हैज हैड ए रिसर्च बेस इन द रीजन सिंस 2008। तो देखिए इंडिया के पास आर्कटिक रीजन में एक रिसर्च बेस है 2008 से। इसके अलावा 2 ऑब्जर्वेटरीज भी है। इंडिया का जो प्रेजेंट रिसर्च स्टेशन है उसका नाम है हिमाद्री। हिमाद्री कहाँ पे लोकेटेड है? नाई अलेजुंड स्वालबार्ड में लोकेटेड है, जो एक नॉर्वेजियन आर्किपेलागो है, ठीक है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए मुद्दे पर आता है, इंडिया के जो रिसर्च पर्सन है ना, वो हिमाद्री में 180 दिन तक रहते हैं, मतलब 6 महीने तक। अब इंडिया का प्लान ये है पूरे साल रहने का, क्योंकि दूसरे कंट्रीज के जितने रिसर्च स्टेशन है उधर राउंड द ईयर लोग रहते हैं, बेसिकली साइंटिस्ट वगैरह रहते हैं, पर इंडिया का केवल 6 महीने के लिए रहता है। वैसे देखिए बात यह है, नॉर्थ पोल में 6 महीना सनलाइट रहता है, 6 महीना डार्क रहता है, इसलिए 6 महीना मतलब पूरा साल अगर रहना है तो इतना आसान नहीं होगा, इसके लिए मोस्ट मॉडर्न फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। तो इंडिया की जो आर्कटिक पॉलिसी मतलब आर्कटिक रीजन में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या रिसर्च करनी चाहिए, क्या क्या डेवलपमेंट्स करनी चाहिए, ये सब के बारे में हमारे एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। तो हमारी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ये भी इंक्लूड किया जा रहा है कि राउंड द ईयर कैसे उधर रह सकता है, रिसर्च कर सकता है। वैसे दोस्तों आपको ये बात पता होनी चाहिए, आर्कटिक की जो वेदर है वो इंडियन मानसून को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसलिए आर्कटिक वेदर के बारे में काफ़ी सालों से हम रिसर्च कर रहे हैं। इंडिया ने 2007 से 13 एक्सपीडिशंस ऑलरेडी भेज चुका है आर्कटिक रीजन में। अभी के हिसाब से 23 एक्टिव साइंस प्रोजेक्ट्स भी है। अबाउट 25 इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज आर करेंटली इन्वॉल्व्ड इन आर्कटिक रिसर्च इन इंडिया। देखिए इंडिया में बैठे बैठे 25 इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज जो है आर्कटिक रीजन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, एंड क्लोज टू 100 पेपर्स भी अब तक पब्लिश हो चुका है आर्कटिक इश्यूज के ऊपर। ये डाटा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने रिलीज किया था। अब आर्कटिक काउंसिल के बारे में, आर्कटिक काउंसिल में कौन कौन मेंबर्स है मैंने आपको बता दिया। आर्कटिक काउंसिल में मेंबर होना मतलब ज्योग्राफिकली आर्कटिक रीजन से कनेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है। वैसे ऑब्जर्वर कंट्रीज है जिसमें इंडिया भी है। इंडिया के अलावा 12 अदर कंट्रीज के पास भी ऑब्जर्वर स्टेटस है आर्कटिक काउंसिल का। वैसे दोस्तों आपको एक बात मैं बताऊं, वैसे जो आर्कटिक रीजन में जितना एरिया है उसे कोई कंट्री वैसे क्लेम नहीं कर सकता। आर्कटिक काउंसिल का एक डिसीजन हुआ था कि कोई भी कंट्री उधर ऐसे कोई एरिया क्लेम नहीं करेंगे। ऐसा क्लेम करने से उधर अपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर आएंगे, फिर जो आर्कटिक रीजन का जो एक सैंक्टिटी है वो चला जाएगा। इसलिए ऐसा डिसाइड किया है, सारे कंट्रीज मिलकर इस एरिया को मेंटेन करेंगे। जो भी रिसर्च स्टेशंस वगैरह लगाना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, वो कर सकता है, पर कोई लेजिटिमेट क्लेम नहीं कर सकता कोई भी कि ये हमारा है, हम इधर वो बनाएंगे, ये बनाएंगे, इस तरह का, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। तो आर्कटिक ओशन के आसपास में बेरिंग सी आपको दिख रहा है और नीचे नॉर्थ अटलांटिक ओशन आपको दिख रहा है। ये सारी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पेपर फॉर जनरल स्टडीज 3 रिसर्च साइंस एंड टेक्नोलॉजी में न्यूज़ आपको काम आएगा। अगला न्यूज़ है नरसिंगपेटे नागस्वरम बैग्स जीए टैग। तमिलनाडु में तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में नरसिंगपेटे करके एक विलेज है, उधर कुछ स्किल्ड लोग हैं जो नागस्वरम, जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, आप इस फोटो में देख सकते हो, इसे हाथ से बनाता है। तो नरसिंगपेटे से जो नागस्वरम बनता है उसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है, ठीक है। वैसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में तंजावुर का 2 स्पेशलिटी बताइए। वैसे तंजावुर काफ़ी क्यूजेस में आता है, काफ़ी ऐसे क्रेडिट्स है तंजावुर के पास, ठीक है। तंजावुर के बारे में आपको जो भी पता है इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें बताइए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में। अब देखिए, हियर लिव द फैमिलीज ऑफ आर्टिजन्स हु एक्सेल इन मेकिंग द नागस्वरम। तो नागस्वरम बनाने वाले काफ़ी सारे फैमिलीज हैं, वो हाथ से नागस्वरम बनाते हैं। तो इस नागस्वरम को अब जीए टैग मिला हुआ है। नागस्वरम बेसिकली अच्छा मरम करके एक ट्री से बनता है। नागस्वरम मेकर्स ऑफ नरसिंगपेटे बाई ओल्ड वुडन पिलेस फ्रॉम द डिसमैंटल हाउसेस। देखिए जब हाउसेस वगैरह डिसमैंटल करते हैं ना, मतलब उसे रिनोवेट करने के लिए, तो उधर से जो ओल्ड वुडन पिलेट्स वगैरह है वो सब ये लोग खरीदते हैं और उससे भी ये नागस्वरम बनाते हैं, ये बता रहा है, ठीक है। द फ्रंट पोर्शन अनुसु और एनहांसर इज मेड ऑफ वागई वुड। सीवरली द रीड इज मेड फ्रॉम ए टाइप ऑफ ग्रास दैट ग्रोस ऑन द बैंक ऑफ
कावेरी एंड कोल्लिडम। अब देखिए दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बताता हूं। इसका जो आगे वाला एरिया है ना, ये अलग वुड से बनता है। इस वुड का नाम है वैगई, राइट। अब दूसरा जो ये फूकने वाला एक जगह है, बेसिकली ये जो एरिया है ना, ये एक रीड से बनता है, सीवल्ली करके। ये जो सीवल्ली है एक टाइप ऑफ ग्रास है जो कावेरी रिवर के बैंक्स में ग्रो होता है। समझ गए दोस्तों। अब देखिए जीए टैग के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राइमरली एग्रीकल्चरल, नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को देते हैं। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट मतलब हैंडीक्राफ्ट्स या इंडस्ट्रियल गुड्स भी हो सकता है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए डेफिनेट ज्योग्राफिकल टेरिटरी। देखिए, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग उन प्रोडक्ट्स को देते हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं। वो प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर एरिया की स्पेशलिटी होगा। जैसे कि ये नागासुरम जो है नरसिंगपेटा की स्पेशलिटी है, ठीक है। टिपिकली सच ए नेम कन्वेज एन एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी एंड डिस्टिंक्टिवनेस। इसका मतलब क्या है, देखिए, अगर आप उस एरिया का एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदोगे, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अलग होगा, डिस्टिंक्ट होगा वो प्रोडक्ट, तो इस तरीके से उस प्रोडक्ट को मार्केट किया करेंगे। तो यह है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। And once the GI protection is granted, no other producer can misuse the name। कोई उसे कॉपी नहीं कर सकता, सिमिलर प्रोडक्ट्स मार्केट्स में लॉन्च नहीं कर सकता। तो बेसिकली एक टाइप का पेटेंट प्रोटेक्शन दिया जाता है इन प्रोडक्ट्स को, जिसे जीए टैगिंग देता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ ए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इज वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 10 years। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट्स में इनकॉर्पोरेट कीजिएगा। एक बार जीए रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, 10 साल के लिए वैलिडिटी मिलता है, और टाइम टू टाइम इसे रिन्यू भी कर सकता है, और 10 साल के लिए, फिर और 10 साल के लिए। अब ये देने वाला अथॉरिटी कहां पे लोकेटेड है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, चेन्नई। ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए किस एक्ट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, वो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1909, ठीक है, 1999। और देखिए ये जो एक्ट है, इट केम इनटू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम सितंबर 2003। वैसे एक्ट है 1999 का, पर ये इंप्लीमेंट हुआ सितंबर 2003 में। इंडिया में जीए टैग मिलने वाला पहला प्रोडक्ट कौन सा था? दार्जिलिंग टी इन द ईयर 2004-2005। दार्जिलिंग इज ए पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, राइट। सो पेपर फॉर जनरल स्टडीज 3 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में न्यूज आपको काम आएगा। अगला न्यूज है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटीज रोल इन फिक्सिंग ड्रग प्राइसेस। हमारे देश में नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के अंडर जितने मेडिसिन एंड मेडिकल डिवाइसेस है, उनका प्राइसेस जो है 10% तक इंक्रीज हो सकता है अगर नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी इस प्राइस को अप्रूव करेंगे। तो अगर ये एस्केलेशन होगा 10% का, तो नियरली 800 ड्रग्स एंड डिवाइसेस को ये इंपैक्ट करेंगे। अब हम ये समझेंगे ये प्राइसिंग मैकेनिज्म काम कैसे करते हैं, कौन डिसाइड करता है ड्रग्स का प्राइसेस वगैरह। देखिए अब तक आपको पता चल गया होगा, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ऐसा एक अथॉरिटी है जो ड्रग्स का प्राइसेस को रेगुलेट करते हैं। अब देखिए हमारे देश में ड्रग्स प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर 2013 है। उसके हिसाब से जितने शेड्यूल्ड ड्रग्स है ना, शेड्यूल्ड ड्रग्स मतलब वो ड्रग्स, वो मेडिसिन जो एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना आप खरीद नहीं सकते हो, ठीक है, वो ड्रग्स के जो प्राइसेस है, वो अगर फार्मास्यूटिकल कंपनीज को इंक्रीज करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए। बेसिकली नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी का परमिशन चाहिए। और नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी होलसेल प्राइस इंडेक्स के हिसाब से ही उन प्राइसेस को इंक्रीज करेंगे। समझ गए आप? जब होलसेल प्राइस इंडेक्स में चेंजेस आएगा, होलसेल प्राइसेस में चेंजेस आएगा, तब नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी शेड्यूल्ड ड्रग्स का प्राइस हाइक करने देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। वैसे शेड्यूल्ड ड्रग्स जो है पूरा फार्मा मार्केट का 15% है, बाकी जो 85% जितने और ड्रग्स है ना, उसका जो प्राइस है हर साल 10% करके इंक्रीज कर सकता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर 15% जो शेड्यूल्ड ड्रग्स है उसको ठीक से रेगुलेट किया जाता है। समझ गए आप? अब देखिए द फार्मा लॉबी इज नाउ आस्किंग फॉर एटलीस्ट 10% इंक्रीज फॉर शेड्यूल्ड ड्रग्स। अब फार्मास्यूटिकल कंपनीज को लॉस हो रहा है क्योंकि उनका जो इनपुट प्राइसेस है वो ज्यादा हो रहा है। देखिए आपको पता होनी चाहिए जितना एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है ना, मेडिसिन का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो हम मैक्सिमम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। अब उसका प्राइसेस बढ़ गया है और इंडिया में जो मेडिसिन है उसका प्राइसेस इंक्रीज नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये जो ड्रग्स प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर 2013 की वजह से। समझ गए? तो अब फार्मा कंपनीज क्या पूछ रहे हैं गवर्नमेंट को कि ये जो 10% इंक्रीज नॉर्मल ड्रग्स का है ना, उसी तरह शेड्यूल्ड ड्रग्स का भी इंक्रीज करो क्योंकि इनपुट प्राइसेस ज्यादा हो रहा है, इसकी वजह से हम इधर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अब देखिए ये जो एनपीपीए है ये 1997 में सेटअप हुआ था टू फिक्स और रिवाइज प्राइसेस ऑफ कंट्रोल्ड
बल्क ड्रग्स। तो बेसिकली ड्रग्स प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर 1995-2013 के हिसाब से ड्रग्स का प्राइसेस को फिक्स करना, रिवेस करना, ये एनपीपीए का काम है जो 1997 में सेटअप हुआ था। इसके अलावा एनपीपीए के और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लाइक collect, maintain data on production, exports and imports, market share of individual companies, profitability of companies, etc. देखिए दोस्तों, बेसिकली ड्रग से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, लाइक उसके डाटा ऑन प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट्स कितना हो रहा है, इंपोर्ट्स कितना हो रहा है, एक एक कंपनीज का मार्केट शेयर कितना है, कितने प्रॉफिट कमा रहा है, क्या क्या पॉलिसीज ले रहा है, ये सबके बारे में मॉनिटर करना एनपीपीए का काम है। आप देखिए जितने फार्मास्यूटिकल कंपनीज है ये 10% हाई के लिए क्यों बोल रहा है, ये मैंने आपको बता दिया। ये जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है ना, उसका प्राइसेस बढ़ रहा है, और ये जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है हम 60 to 70% चाइना से इंपोर्ट करते हैं, तो हम बहुत हैवीली चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमें ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट सेक्टर में सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा अगर हमें प्राइस को कंट्रोल करना है तो, ठीक है। तो एनपीपीए के बारे में आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके नोट्स में इनकॉर्पोरेट कीजिएगा। पेपर 4 जनरल स्टडीज 3 रेगुलेटरी बॉडीज एंड देयर मैंडेट में ये न्यूज आपको काम आएगा। आज का फाइनल न्यूज, रेड ऑरेंज सहारा डस्ट स्टॉर्म। देखिए एक पावरफुल स्टॉर्म सिस्टम सहारा डेजर्ट से डस्ट कैरी करके सदर्न यूरोप तक पहुंच जाया। एमेट द स्पेनिश स्टेट मीटियोलॉजी एजेंसी है, वो इस स्टॉर्म सिस्टम का नाम दिया है सीलिया। अब हुआ क्या है दोस्तों, देखिए ये है नॉर्थ अफ्रीका, यह है सदर्न यूरोप और यह है मेडिटेरेनियन सी। सहारा डेजर्ट इस मैप में आपको नहीं दिख रहा है, फिर भी आपको पता होगा इस एरिया में आता है सहारा डेजर्ट जो है, ठीक है। अब सहारा डेजर्ट के ऊपर से जो सदर्ली विंड्स फ्लो किया, वो विंड्स ने क्या किया, सहारा डेजर्ट से डस्ट को कैरी करके मेडिटेरेनियन सी क्रॉस करके सदर्न यूरोप के कुछ कंट्रीज लाइक स्पेन, फ्रांस, पोर्चुगल जैसे कंट्रीज के ऊपर तक पहुंच जाया। अब हुआ क्या, उधर एक रेड ऑरेंज सहारा डस्ट स्टॉर्म आ गया। एक थिक लेयर ऑफ डस्ट कवर्ड स्पेन एंड पोर्चुगल एंड टर्न द स्काईज रेड ऑरेंज। तो देखिए स्पेन, पोर्चुगल, फ्रांस जैसे कंट्रीज का स्काईज जो है पूरा रेड ऑरेंज हो गया। एंड द डस्ट स्टॉर्म ऑल्सो ब्रॉट पावरफुल कोस्टल विंड्स अलोंग विद ट्रेडिंग रेन्स। देखिए रेन्स भी हो गया साथ साथ में, और कुछ एरिया में आसमान से एकदम कीचड़ गिर रहा था बारिश जैसा, क्योंकि पूरा डस्ट जो है आसमान में। द विजिबिलिटी इन मेनी सिटीज ऑफ स्पेन वेर रिड्यूस्ड ड्यू टू डस्ट स्टॉर्म्स। वो भी इसी बात है दोस्तों, डस्ट स्टॉर्म्स वगैरह होने से विजिबिलिटी पूरा खत्म हो जाएगा। एंड ऑल्दो देयर विल नॉट बी एनी सीवियर हेल्थ इंपैक्ट, सम मे एक्सपीरियंस इरिटेशन इन द आईज। वैसे देखिए डस्ट स्टॉर्म का कोई हेल्थ इंपैक्ट नहीं है, फिर भी कुछ लोगों को आईज में इरिटेशन आ सकता है, थ्रोट सोरिंग आ सकता है। वैसे डस्ट स्टॉर्म ओरिजिनेट हुआ था नॉर्थर्न अफ्रीका से, ये मैंने आपको बता दिया। लेटर स्ट्रॉन्ग सदर्ली विंड्स कैरीड द डस्ट पार्टिकल्स अक्रॉस द मेडिटेरेनियन सी टू द सदर्न यूरोप, ठीक है। तो नॉर्थर्न अफ्रीका में सहारा रीजन में ये डस्ट स्टॉर्म ओरिजिनेट हुआ, फिर सदर्ली विंड्स ने पूरा डस्ट को कैरी करके सदर्न यूरोप तक पहुंच जाया मेडिटेरेनियन सी क्रॉस करके। वैसे देखा जाएगा तो ये जो डस्ट स्टॉर्म है ये स्प्रिंग सीजन में स्पेन एंड पोर्चुगल में कॉमन है, बट द अमाउंट ऑफ डस्ट ब्रॉट बाय सीलिया इज वेरी इंटेंस। पर ये जो सीलिया है ना, ये काफी डस्ट लेके आ गया, ठीक है। वैसे स्प्रिंग सीजन कब से कब है, मार्च, अप्रैल, मई, जून जो सीजन है उसे स्प्रिंग सीजन बोलते हैं। सदर्न स्पेन में फ्लडिंग रेन्स ओवरलैप विद द डस्ट स्टॉर्म। देखिए फ्लडिंग रेन्स आ गया, और इन सम टर्म्स मड रेन फ्रॉम द स्काई। ये मैंने बोला देखिए आसमान में पूरा डस्ट है, अब ऊपर से बारिश हो रहा है हवा की वजह से। अब ये बारिश जो नीचे गिरेगा उसमें क्या होगा, मड ही होगा ना। तो एज एन इलस्ट्रेशन फॉलिंग ऑफ मड इज कॉल्ड ब्लड रेन। जब मड रेन होता है ना दोस्तों, मतलब आसमान से जब मड नीचे गिरता है उसे ब्लड रेन भी बोलते हैं। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, बेसिकली ये सदर्न यूरोप से है जब ये हुआ था। आप ये देख सकते हो किस तरह सदर्न यूरोप का जो स्काईज है वो रेड ऑरेंज हो गया, पूरा डस्ट से भरा हुआ है, विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो गया। तो पेपर 2 जनरल स्टडीज 1 ज्योग्राफिकल फिनोमिनन में ये न्यूज आपको काम आएगा। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको सारे न्यूज समझ में आया होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस।